हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। तो ये जो है हमारा पार्ट 4 होगा। और इससे पहले मैंने पार्ट 3 पढ़ा दिए थे, मतलब आपको करा दिया है मैंने उसमें काफ़ी कुछ। तो वहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ वीडियोज़ भी करा दिए हैं। ये पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 भी आएगा, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ वीडियोज़ आएंगे। तो ये जो चैप्टर है मैं आपका पूरा करा दूंगा, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। तो देखो, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रा को, यानी कोई भी जो स्पेक्ट्रा है हमारे पास, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि इस सैंपल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका एक ना स्पेक्ट्रा आता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। एक ग्राफ आता है, तो उस ग्राफ को हम कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो देखो, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा है, मान लो जो भी स्पेक्ट्रा है हमारे पास, जो भी आईआर का स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रा दिखता कैसे वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो आईआर स्पेक्ट्रा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या फिर डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस होती है, ठीक है जी। और या फिर हम इसको डिनोट करते हैं वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी का साइन क्या होता है, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। न्यू, न्यू के ऊपर आप एक बार लगा दो, इसको आप क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब ये वेव नंबर क्या होता है और ये वेवलेंथ क्या होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो जो डेफिनेशन होती है हमारे पास, उसमें हम ये कहते हैं कि जो वेव नंबर न्यू डैश होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। क्या होता है, वेवलेंथ के। और जो वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है वो आपका किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वेव नंबर का ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है कि वेव नंबर क्या होता है। तो वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या फिर आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो चार ऑप्शन में होता है कि वेव नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फिर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, उसमें क्या टिक करना है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब यहाँ पर जो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेंटीमीटर ही हम लेते हैं। अब यहाँ पर जो है, जैसे मान लो एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, एक छोटा सा, मैं उसको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लो आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया कि इफ़ द वेवलेंथ इज़ इतना माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, म्यू को आप माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो कहेगा कि आप जो है वेव नंबर निकालो, कैलकुलेट द वेव नंबर, वहाँ पे चार ऑप्शन होंगे। तो उसको देख के डरना नहीं है, आपको रिलेशन पता है कि जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, 1/λ होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा होता है। तो बस आप क्या करेंगे, सिंपल सा, कि यहाँ पर जो है वेवलेंथ आपको कितना दे रखा है, 2.5 माइक्रोन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एक माइक्रोन में कितना होता है, 10 की पावर माइनस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो एक माइक्रोन में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वेवलेंथ जो वेव नंबर होता है वो होता है इन्वर्स 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2.5 माइक्रोन। वो आप यहाँ पे लैम्डा की जगह पुट करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बोला जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर की यूनिट होती है, वेव नंबर का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कैसे आएगा, देखो, वेवलेंथ यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में रखना है। तो एक माइक्रोन में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो माइक्रोन की जगह यहाँ पे 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हमने रख लिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सेंटीमीटर जो है ऊपर जाएगा, इधर जाएगा ऊपर, न्यूमिनेटर में जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या होगा, -1, क्योंकि नीचे प्लस की 1 है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, -1। तो जो वेव नंबर है आपका, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्पेक्ट्रा की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी अभी इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी कि जो IR स्पेक्ट्रा होता है वो दो चीज़ों के बीच में हम पुट करते हैं। मतलब हमें उसकी IR स्पेक्ट्रा की को बनाने के लिए या उसको देखने के लिए हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो है कि इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेंस। ठीक है, इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस आपका परसेंट में होना चाहिए। एंड जो दूसरा है वो है आपका वेव नंबर यानी न्यू बार। और न्यू बार ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी फंक्शनल ग्रुप का IR स्पेक्ट्रा प्लॉट कर रहे हो। तो एक होना चाहिए इंटेंसिटी या परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, दूसरा होना चाहिए वेव नंबर न्यू इनवर्स। परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस आपका वाई एक्सिस पे आएगा और ये आपका किस पर आएगा, वेव नंबर एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है क्या एक्चुअली में, मान लो अब देखो ट्रांसमिटेंस पता है क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है। मान लो यहाँ पर जो मैंने IR रेडिएशंस भेजी, तो इस सैंपल से ये रेडिएशंस पास होंगी। तो ऐसी रेडिएशंस जो सैंपल से बिना एब्जॉर्ब, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होंगी और डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ जाएंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड IR रेडिएशन, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। मतलब अगर यहाँ से 100 कोई वेव है, वो उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे 100 है, बाहर निकलने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी अगर 100 ही है, तो उसको बोलेंगे कि ये ट्रांसमिटेड वेव है, ये एब्जॉर्ब नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वेव नंबर आपके लिखे होते हैं 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, 3000, 2500, 2000, इस तरह से रेंज एक्स एक्सिस की तरफ चलती रहती है वेव नंबर की। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये तो आपने वेव नंबर लिखे, इधर आपको चलता है ट्रांसमिटेंस। यहाँ पे भी लिखा रहता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने 10, 20, 100 ऐसे यहाँ पे नंबर्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इस पर होता है ट्रांसमिटेंस, इस पर होता है वेव नंबर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये रेज आपको दिख रही है, सॉरी ये जो वेव्स आपको दिख रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। और ये एक मशीन होती है, उसकी स्क्रीन पर हमें नज़र आता है। उसकी स्क्रीन पर इस तरह से ये सिग्नल्स बोलते हैं वैसे इन्हें, ये नज़र आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास कोई पीक देख रहे हो, कोई लंबी है कोई ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जितनी ज़्यादा पीक लंबी है ना, वो उतनी ही ज़्यादा IR रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है। मान लो ये फंक्शनल ग्रुप कोई, मान लो ये CHO की वेव पीक आई, तो ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा आने का मतलब ये होगा कि जो CHO है उसका जो जो IR रेडिएशन हम भेज रहे हैं यहाँ से, इस तरह से मान लो यहाँ CHO है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, इससे ज़्यादा पीक आएगी। ठीक है, जो कम एब्जॉर्व करेगा उसकी पीक कम आएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया आपका स्पेक्ट्रा की कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात जो ध्यान रखनी है, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ कि IR स्पेक्ट्रा इज प्लॉटेड एट एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर। तो IR स्पेक्ट्रा किसके साथ में रिलेशन हम करते हैं IR स्पेक्ट्रा का, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस उसको हम वाई एक्सिस में रखते हैं और वेव नंबर उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं। तो ये तो बात थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। इन केस कोई डाउट हो तो डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो IR स्पेक्ट्रम होता है ना, हमारे पास जो भी IR स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है, उसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक होता है उसमें फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप की जो रेंज होती है वो होती है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी है, वेव नंबर की, या फिर आप कह दें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसकी 500 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स है। दूसरी बात, जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या होता है वो भी हम अभी अगले वीडियो में आएंगे, मैं उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, और जो हमारे पास होता है फिंगरप्रिंट रीजन, वो आपका क्या, उसमें आप स्टडी करते हैं बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। अब ये चीज़ क्या है, ये दोनों जो है इस तरह से हम इसे डिवाइड कर क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा हमें मिलता है, क्या इसका यूज़ है एक्चुअली ना।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में ये कैसे हेल्प करता है वो भी अभी हम जानते हैं कि हम इसे डिवाइड कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर क्यों रहे हैं वो देखो। अब एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे इसके नाम में क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट मैंने जैसे आपको भी पता है कि हर इंसान की फिंगरप्रिंट जो होती हैं वो अलग होती हैं, दे आर नेवर सेम, ठीक है। अगर वो ट्विंस भी हैं लगभग, आई थिंक ट्विंस की भी शायद डिफरेंट ही होती हैं, लेकिन हर इंसान की जो फिंगरप्रिंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जबकि जो फंक्शनल ग्रुप रीजन की ये जो रेंज है 1500 से 4000 ये सेम हो सकती है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये सेम हो सकती है, लेकिन डिफरेंट कौन सी होगी, ये वाली। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे इन दोनों के हेल्प से हम किसी फंक्शनल ग्रुप को, किसी सेम फंक्शनल ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है और एक हमारे पास क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, कि ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया। अभी देखो यहाँ पर एक 1 डिग्री अल्कोहल और एक क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि देखो, अब मेरे पास एक सैंपल है ना, मेरे पास एक क्या है, सैंपल है। तो सैंपल जो है आप इस सैंपल में मेरे पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल भी है और 2 डिग्री अल्कोहल भी है, दोनों ही है इस सैंपल में, है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि बताओ, अब इस यहाँ पर ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो जो हमारे पास जो वो आएगी, स्पेक्ट्रा आएगा, उसमें तो इन दोनों की एक ही पीक आएगी क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है ना। क्योंकि जो हमारी मशीन है उसको तो बस ये पता चलेगा ना कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप है जो वो अल्कोहल है, इसको थोड़ी पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से देखना कि इन दोनों को ये तो पता चल जाएगा कि ये भी अल्कोहल है, ये भी लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है। तो उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट रीजन का, ठीक है। वो कैसे करते हैं देखो। अच्छा, एक और बात, इसकी हमें क्वेश्चन में मान लो हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है या वेव नंबर भी बोल सकते हो, वो हमें दे रखा है 3200 से लेके 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक बात पहले ध्यान दो यहाँ पे, जैसे एक बात मैंने अभी पहले भी बताई थी कि फिंगरप्रिंट रीजन, किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती, तो वैसे जो है फिंगरप्रिंट जो रीजन है वो भी यूनिक होता है मॉलिक्यूल के लिए। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अलग होगा, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए अलग होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है मॉलिक्यूल के लिए। अगर उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगे, मतलब मान लो दोनों में अल्कोहल लगा हुआ है, एक 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा वो दोनों अल्कोहल के लिए सेम होगा, प्राइमरी डिग्री अल्कोहल के लिए भी और किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। तो अब एक बात ध्यान दो, जैसे मैंने क्या बोला कि फिंगरप्रिंट रीजन तो सेम नहीं होगा लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन सेम होगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके बेसिस पे, फिंगरप्रिंट रीजन के बेसिस पे। तो एंड हैंस बोथ प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड इन फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन में जो है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इसीलिए जो है आपका IR स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन में आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जो आपके सिलेबस में आपको थोड़ा देखना है। यहाँ पर आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हेक्सेन का स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास वो है, देखो हेक्सेन क्या होता है, CH3 6 कार्बन वाला कंपाउंड, CH3 CH2 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 CH3। जो CH3 की जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, CH2 की जो होती है वो होती है 1450 सेंटीमीटर और CH की होती है क्या 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वही यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे है वेव नंबर, इधर वेव नंबर है, इधर ट्रांसमिटेंस है आपका, ठीक है। इधर क्या है ट्रांसमिटेंस, अभी जो रिप्रेजेंटेशन पीछे पड़ा था यहाँ होगा क्या वेव नंबर, यहाँ क्या होगा ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने क्या लिया, मैंने सबसे पहले लिया CH3,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, मतलब एक हाइड्रोजन हटाया यानी CH2, एक और हाइड्रोजन हटा दिया यानी CH। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन कम हो रहे हैं आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सैंपल लेता हूँ, इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसे बस आप समझ सकते हैं। अभी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मान लो इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक है, ये CH3 मैंने बनाया। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से IR रेडिएशन इस सैंपल पे भेजते हो, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बन को, जो बीच में कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पड़ते हैं तो इतना ज़्यादा क्योंकि ये क्राउड ज़्यादा हो जाता है, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, कम। हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, तो वाइब्रेट जो रेज होंगी वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको रुकावट होगी, शील्डिंग महसूस होगी कार्बन को वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए जो है कम आया। फिर थोड़ा एक और हाइड्रोजन घटा, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो जो IR भेजोगे आप यहाँ से तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा CH3 के कंपैरिजन में, तो इसलिए वैल्यू थोड़ा और ज़्यादा। नेक्स्ट है CH। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है, तो अब जो IR रेडिएशन जाएंगी वो ज़्यादा जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है CH की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा आ गई। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होंगे वैसे वैसे क्या होता है, हेक्सेन के केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो वेव नंबर है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बोल दो, एक ही बात है, वो हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा डाउन, नीचे आते हुए, ठीक है जी। तो ये आपका इतना यहाँ पर थोड़ा बहुत ये ग्राफ भी आप देख लो, इसको भी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो आप CH बैंड की जो फ्रीक्वेंसी वेव है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रॉड और पीक है, जबकि जो CH2 की है ये यहाँ पर कम ब्रॉड है, बहुत छोटी है, जबकि CH3 की और छोटी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है आज इतना ही ख़त्म होता है। अच्छा, और इसको आप थोड़ा और भी समझ सकते हो, ट्रांसमिटेंस के बेसिस पर भी समझ सकते हो, ठीक है। ट्रांसमिटेंस के बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं कि भाई CH3 है, CH3 के केस में क्या होगा, जितनी रेज आएंगी वो चली जाएंगी, बाहर जाएंगी, तभी तो देखो CH3 यहाँ पर है। इधर क्या लिखते हैं हम, ट्रांसमिटेंस लिखते हैं, ट्रांसमिटेंस वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और जबकि जो CH के केस में है वो क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन के आसपास स्पेस हाइड्रोजन ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तो उस स्पेस को कौन लेगा, आने वाले IR रेडिएशंस ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसलिए देखो CH जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। ट्रांसमिटेंस कम है, मतलब यहाँ से रेस कम बाहर जाएंगी, CH के केस में सबसे कम बाहर जाएंगी, फिर CH2 के केस में, फिर CH3 के केस में। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इससे यही आना है, ज़्यादा हाई फाई वो पूछेगा नहीं, अगर ज़्यादा ही हाई गया हो तो ये यहीं तक जा सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी